वैद्युत द्विध्रुव की वजह से उसकी निरक्षीय स्थिति में किसी भी पाइप में हमें फील्ड की पावर कैलकुलेट करनी है। डेरिवेशन है इंपॉर्टेंट। इससे पहले के वीडियो में हमने आपको एक्सियल पोजीशन में अक्षीय स्थिति में हमने फील्ड की पावर को कैलकुलेट किया था। फर्स्टली पहले हमें ये देखना होगा जो इलेक्ट्रिक डायपोल है, जो वैद्युत द्विध्रुव है, उसकी इक्वेटोरियल पोजीशन अक्षीय स्थिति क्या होती है। अक्षीय होती है इसको आवेशों को मिलाने वाली लाइट को अगर एक्सटेंड कर दे। निरक्षीय स्थिति होती है आवेशों को मिलाने वाली जो लाइन है उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। लंब समद्य भाजक जो लाइन होती है वो उसकी कहलाती है इक्वेटोरियल निरक्षीय अथवा अनुप्रस्थ स्थिति। तो हमें ये भी हमने एक इलेक्ट्रिक डायपोल लिया हुआ है वैद्युत द्विध्रुव जिसके आवेश है माइनस का क्यू प्लस का क्यू। इसकी निरक्षीय स्थिति में बिंदु पी लिया है जो इसके मध्य बिंदु से आर दूरी पर है। पी पॉइंट पर हमें फील्ड की पावर निकालनी है। डेरिवेशन हमारा सिंपल होगा। पी पॉइंट पर दो फील्ड हो गए, एक फील्ड होगा माइनस क्यू आवेश की वजह से, दूसरा फील्ड होगा प्लस क्यू आवेश की वजह से। तो 1/1 एक एक करके हम इन दोनों आवेशों की वजह से जो फील्ड की पावर होगी उसे कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले माइनस क्यू आवेश की वजह से जो ए पॉइंट पर है इस आवेश के कारण पी बिंदु में क्षेत्र की तीव्रता E1 = 1/4πε0 माइनस क्यू का मॉडुलस अपॉन डिस्टेंस हो जाएगा ए से लेके पी तक का AP²। नीचे जो डिवीजन होता है वो डिस्टेंस का स्क्वायर। हियर AP² की वैल्यू कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो इसके लिए हमें समकोण त्रिभुज लेना होगा AOP। इस समकोण त्रिभुज में हमारा जो AP² होगा = होगा AO² प्लस OP²। यहां लिखा हुआ है AO की जो वैल्यू होगी वो L होगी, हाफ ऑफ द डायपोल लेंथ। OP हमारा R के बराबर है। Therefore AP² कितना होगा, AP² होगा L² प्लस R², या R² प्लस L²। ये वैल्यू है AP² की। अगर आपसे AP की वैल्यू कितनी होगी AP, तो AP = होगा √R² प्लस L²। तो यहाँ पे AP की वैल्यू अगर हम पुट करें देन E1 = 1/4πε0 माइनस क्यू का जो मॉडुलस है वो क्यू हो गया अपॉन √ में है R² प्लस L² का होल स्क्वायर। ये फील्ड की वैल्यू है। फील्ड का मान तो इतना होगा, और सिंप्लीफाई करें तो रूट से स्क्वायर से रूट रिमूव होगा। E1 = 1/4πε0 क्यू अपॉन R² प्लस L²। पी बिंदु पर ये जो क्षेत्र है वो माइनस क्यू आवेश की वजह से है, तो इसकी जो डायरेक्शन होगी वो माइनस क्यू आवेश की ओर होगी, टुवर्ड्स द माइनस क्यू चार्ज, विच इनवर्ड होगा अंदर की ओर। यहाँ पे हमने वेक्टर E1 को रिप्रेजेंट किया। ये डायरेक्शन को दिखाना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि हमारा जो फील्ड होता है वेक्टर क्वांटिटी होती है, और जो सदिश राशियां होती हैं उनका जो हम रिजल्टेंट निकालते हैं तो उनकी डायरेक्शंस को देख करके वेक्टर सम होता है, नॉट द एल्जेब्रिक सम। तो हमने E1 की वैल्यू निकाली और E1 की वैल्यू भी डायरेक्शन भी देख ली। इन द सेम मैनर इसी तरीके से प्लस क्यू आवेश के कारण अगर इसी पी पॉइंट पर फील्ड का मान अगर देखें दैट इज E2 = 1/4πε0 क्यू का मॉडुलस अपॉन डिस्टेंस होगा BP², और हमारा जो BP होगा वो एग्जैक्टली किसके बराबर होगा, AP के बराबर होगा। तो BP² की वैल्यू होगी R² प्लस L²। वैल्यू पुट की, ये पी पॉइंट पे फील्ड प्लस क्यू आवेश की वजह से है तो आउटवर्ड होगा, बाहर की ओर। तो यहाँ पे दो वेक्टर्स हो गए, एक E1 वेक्टर हो गया जो इस डायरेक्शन में है,
वायरस की आवेश की ओर है, दूसरा E2 वेक्टर है जो बाहर की ओर है। इस पार्ट पे जो दोनों फील्ड है वो अलग अलग डायरेक्शंस में है, तो नेट फील्ड हम कैसे कैलकुलेट करें? दो तरीके हैं। एक तरीका है इनके बीच का एंगल पहले हम कैलकुलेट कर लें, दूसरा तरीका है बाय मेकिंग द कंपोनेंट्स। तो कंपोनेंट्स करके हम इस फील्ड की वैल्यू निकालेंगे। पहले नेट फील्ड निकालने के लिए हमने कंपोनेंट लेके चलेंगे, घटक वैद्युत क्षेत्र E1 वेक्टर का, वैद्युत क्षेत्र E2 वेक्टर का। घटक करने के लिए हमें एक लाइन ड्रॉ कर ली XY जो AB के पैरेलल है, समानांतर अपने तरफ से की। लेट ये मानिए ये जो एंगल है थीटा, दिस एंगल इज थीटा, एंगल ए इक्वल टू थीटा। तो अगर हम ट्राइंगल APB लेके चले, इस त्रिभुज APB में ये हमारी AP जो भुजा है वो BP के बराबर है। देयरफॉर इनके आमने सामने के जो एंगल्स होंगे वो आपस में बराबर होंगे। अगर ये एंगल थीटा है तो निश्चित रूप से ये एंगल भी थीटा होगा। ये लाइन हमने जो XY खींची है वो AB के पैरेलल है, तो इस एंगल थीटा होने की वजह से हमारा जो ये एंगल होगा ये भी थीटा होगा। एकांतर कोण, ये जो एंगल होगा ये भी थीटा होगा, क्योंकि ये एंगल और ये एंगल संगत कोण हो गए। देयरफॉर ये एंगल थीटा लेने पर हमारा ये एंगल थीटा हो गया, ये भी थीटा है, ये भी थीटा है। कंपोनेंट्स करने के लिए हमें एंगल्स को देखना पहले जरूरी है, तो इस सभी एंगल्स को हमने इस तरह से लिख लिया। अब हम सबसे पहले E1 वेक्टर के कंपोनेंट्स करें। किसी भी सदिश के हम दो घटक कर सकते हैं, एक घटक होता है कॉस, दूसरा होता है साइन। जिधर एंगल होता है उधर कॉस घटक होता है और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में उस सदिश को कवर किए हुए लंबवत दिशा में साइन घटक होता है। तो देखो हमने E1 वेक्टर के कंपोनेंट्स के, ये हमारा एंगल थीटा है, तो E1 वेक्टर का इधर जो घटक होगा दैट विल बी E1 cos थीटा, यहाँ लिखा हुआ है। इसके लंबवत दिशा में ऊपर को होगा E1 sin थीटा। ऐसे अगर E2 वेक्टर के अगर हम कंपोनेंट्स करें, ये एंगल थीटा है तो E2 का इधर जो कंपोनेंट होगा, जो घटक होगा वो होगा E2 cos थीटा। लंबवत दिशा में नीचे की ओर ये होगा E2 sin थीटा। तो इन दोनों सदिशों को, वेक्टर E1 को, वेक्टर E2 को हमने कंपोनेंट्स में डिवाइड कर लिया, घटकों में विभाजित कर लिया। बस हर एक के दो दो फील्ड ले लिए। E1 का एक फील्ड वैल्यू हो गई E1 cos थीटा, दूसरी फील्ड वैल्यू हो गई E1 sin थीटा। E2 की एक फील्ड वैल्यू हो गई E2 cos थीटा और दूसरी फील्ड वैल्यू हो गई E2 sin थीटा। अब हम इन कंपोनेंट्स को लेके चलेंगे। जहाँ इन दोनों कंपोनेंट्स को आप देखो, E1 की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो E2 के बराबर है। आप E1 E2 का जो फॉर्मूला है उसके हिसाब से देखें, E1 की वैल्यू E2 के बराबर है। देयरफॉर E1 जो sin थीटा होगा वो E2 sin थीटा के बराबर होगा। साइन घटक आपस में बराबर हो गए। ये दोनों के दोनों घटक मान में बराबर है लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट है, तो एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, दे विल कैंसिल। इनका जो नेट फील्ड होगा वो 0 होगा। परंतु आप कॉस कंपोनेंट्स देखो, आप फिगर में देख रहे हो, ये दोनों के दोनों कंपोनेंट्स, दोनों के दोनों घटक एक ही डायरेक्शन में, दोनों के एरो एक तरफ है, तो हमारा जो फील्ड बनेगा वो इन दोनों से बनेगा। इन दोनों का एल्जेब्रिक सम होगा, बीजगणितीय योग, क्योंकि दोनों एक ही दिशा में। तो P पॉइंट पर जो नेट फील्ड पावर होगी E इक्वल टू होगा E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। अब हमें इस इक्वेशन को लेकर हम नेट फील्ड की वैल्यू निकालेंगे, दैट इज E इक्वल टू E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। E1 की वैल्यू पुट कर दी, E2 की वैल्यू पुट की। E1 के बेस पे लिखा 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट,
क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर ए टू कॉस थीटा। E2 की प्लेस पे ये वैल्यू पुट की ए टू कॉस थीटा। ये दोनों आपस में बराबर है, दे आर इक्वल, बीच में प्लस का निशान लगा हुआ है तो 2 टाइम्स हो गया, दुगना हो गया। देयरफॉर E इक्वल टू 2 इंटू 1/4 पाई एस एल डॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर ए टू कॉस थीटा। नाउ वी हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू हम कहां से रख सकते हैं? तो सबसे पहले हमने जो एंगल ए माना था थीटा, उस एंगल को बनाने वाला जो समकोण त्रिभुज है, आप जरा फिगर में देखिएगा, समकोण त्रिभुज है AOP, वहां से कॉस थीटा की वैल्यू लिखेंगे। कॉस इक्वल टू होता है आधार बटे कर्ण, तो हमारा जो आधार होगा, बेस होगा, वो AO हो जाएगा और जो कर्ण होगा वो AP होगा। तो कॉस थीटा इक्वल टू AO अपॉन AP। AO की वैल्यू है L, हाफ ऑफ द डायपोल लेंथ, और जो AP होगा वो अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। यहां से कॉस थीटा की वैल्यू हमने पुट की। देयरफॉर E इक्वल टू 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन डॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। कॉस थीटा की वैल्यू पुट की L अपॉन रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये देखो दोनों एक जैसे टर्म्स है, बस ये पावर 1 में है, ये पावर हाफ में है, मल्टीप्लिकेशन में है, दोनों की पावर जोड़ करके 3/2 हो जाएगी। इधर Q इंटू L का मल्टीप्लिकेशन हो गया। देयरफॉर E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन डॉट 2QL अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। और देखो जो हमारा आपने लिखा हुआ 2QL आया ऊपर, जिसे Q इंटू 2L भी लिख सकते हैं। Q इंटू 2L क्या होता है? इसे बोलते हैं डायपोल मोमेंट। वैद्युत आपको P लिख सकते हैं। देयरफॉर E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन डॉट P अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पावर 3/2। ये हमने बॉक्स में लगा लिया। तो ये हमारा फील्ड वैल्यू है, हमारा वैद्युत क्षेत्र का मान है। एक फॉर्मूला है वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में r दूरी पर, एट ए डिस्टेंस ऑफ r। क्या फॉर्मूला एक बार याद कर लेते हैं। E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन डॉट P अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पावर 3/2। तो दिस इज द रिजल्ट। अब इसमें हम एक कंडीशन और लेके और चले। सपोज कर लो पॉइंट P हमारा बहुत अधिक दूरी पर है, बीस R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन L। R का मान L के कंपैरिजन बहुत ज्यादा है, तो नेचुरली आर स्क्वायर जो होगा वो और भी ज्यादा ग्रेटर होगा, मोर ग्रेटर इन कंपैरिजन ऑफ L स्क्वायर। आर स्क्वायर एक बहुत बड़ा टर्म होगा L स्क्वायर कंपैरिजन में। दिस L स्क्वायर को हम इग्नोर कर सकते हैं, हटा सकते हैं। देयरफॉर E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन डॉट P अपॉन, आप ऐसे L स्क्वायर को रिमूव करेंगे तो रह जाएगा आर स्क्वायर की पावर 3/2। 2 पावर से 2 पावर कैंसिल, हमारा रह जाएगा R की पावर 3। बेस E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन डॉट P अपॉन R3। ये उस कंडीशन में है, हमारा वैद्युत क्षेत्र का मान है जब हम निरक्षीय स्थिति में जो पॉइंट P लेके चल रहे हैं वो बहुत अधिक डिस्टेंस पे लेके चल रहे हैं। तो फाइनली हमें क्या रिजल्ट मिला, क्या एक्सप्रेशन मिला? हमें मिला वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में किसी भी बिंदु में क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन डॉट P अपॉन R3। ये हमारा डेरिवेशन है, इंपॉर्टेंट है। अगर आपको याद हो तो ये जो फॉर्मूला है, ये इतने ही डिस्टेंस पर, इतनी दूरी r पर अगर उसके हम एक्सियल पोजीशन लेके चले तो उस फॉर्मूले का हाफ है। एक्सियल पोजीशन में अक्षीय स्थिति में r दूरी पर क्षेत्र का फॉर्मूला होता था E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन डॉट 2P अपॉन R3। यहाँ पर फॉर्मूला E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन डॉट P अपॉन R3। इस कंडीशन में जो वैद्युत क्षेत्र होता है
वो हाफ वैल्यू का होता है, आधे बार का होता है, जस्ट हाफ वैल्यू का। जब पॉइंट पी दोनों केसेस में आर डिस्टेंस पर हो। तो इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, बोर्ड के एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कभी कभी। अगर इस पी पॉइंट पर हम फील्ड की डायरेक्शन देखें तो हमारा जो नेट फील्ड आ रहा है वो कॉस कंपोनेंट से है, तो फील्ड की डायरेक्शन इधर होगी। मिस अगर स्लाइड को थोड़ा फोल्ड कर ले इस इलेक्ट्रिकल लाइन्स को, आपको पता है जो वैद्युत बल रेखाएं होती है प्लस आवेश से बाहर आती है, तो ऐसे फोल्ड होती हुई मूव करेगी और आगे को लेके अगर एक्सटेंड करेंगे तो माइनस क्यू आवेश की ओर आएगी। तो पी पॉइंट में फील्ड की डायरेक्शन होगी इस तरफ। तो दिस वाज आवर एक्सप्रेशन। थैंक्स अ लॉट।